अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम फिर से आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे स्टमक इशू से रिलेटेड। वी हैव डॉक्टर अवैस आबिद हु इज़ नोन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हम आजकल हमारी यूथ हो या चाहे हमारे बड़े हों, हमारा बहुत कांस्टेंट कंप्लेन रहता है रिगार्डिंग स्टमक। क्या स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि हमारे स्टमक को बैडली इम्पैक्ट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, स्ट्रेस आजकल है भी बहुत, और लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है, वर्किंग आवर्स थोड़े से प्रोलॉन्ग हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ है एक स्लीपिंग आवर्स के ऊपर, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना वो इस तरह से टोन्ड है कि वो एक डीप REM स्लीप कभी कभी नहीं होती। और इसका जो एक मेजर इम्पैक्ट है जो बाकी सिस्टम्स पे भी है, लेकिन मैदे के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। 3 टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स जो हम यूज़ करना चाहते हैं इसके लिए। एक एसिड पेप्टिक डिजीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मैदे में तेज़ाबियत की वजह से और खाना हज़म ना करने की एक शिकायत की वजह से, ब्लॉटिंग और बेल्चिंग की वजह से अक्सर आते हैं। इनको हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ लेबल करते हैं। फिर देयर इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जो हमें आके बताते हैं कि जी जब सुबह उठते हैं तो उनका मुंह का जायका कड़वा होता है, सारी रात जो है वो यहाँ पे एक फीलिंग आती है, जिस तरह बर्निंग पेन आती है, हेवीनेस आती है। वो सारे वो लोग हैं जिनको हम GERD लेबल करते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब ये डायग्नोसिस तो एंडोस्कोपी के ऊपर होता है, लेकिन सिम्टोमेटिकली जो है GERD को इस तरह से लेबल किया जा सकता है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। बट स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट स्ट्रेस, हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं जो कि हमारे पास इरिटेबल बाउल हैबिट्स की वजह से आते हैं कि उनकी जो स्टूल है वो ठीक नहीं आ रही, मोशन लगे रहते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और स्ट्रेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो दिन जब उनको स्ट्रेस ज़्यादा आती है, उन दिनों में उनका पेट ज़्यादा ख़राब रहता है, उनको पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं, एंड देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट टू दैट एज वेल। जिन दिनों में उनका पेट ख़राब रहता है तो दे आर नॉट एबल टू डू देयर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो हैं, उनकी जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है। ऐसे सब लोगों को हम IBS लेबल करते हैं। IBS जो कि IBS-C और IBS-D दोनों ही हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अक्सर लोगों को ऑल्टरनेट करता रहता है। एंड देन वी सो रैंडमली सी पीपल जो OCDs के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, जो कि वॉशरूम में बड़े लंबे घंटे गुजार के आते हैं एंड वापस आने के फ़ौरन बाद वो वॉशरूम में दोबारा चले जाते हैं। एंड दे ऑलवेज कंप्लेन कि वो जो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है आफ्टर पासिंग अ स्टूल, जिसको हम कभी कभी टेनेस्मस से भी रेफ़र करते हैं, वो जो है वो उनको नहीं आती है। तो स्ट्रेस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कि हम फेस करते हैं। एंड नॉट टू मेंशन जो ख़तरनाक वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, अल्टीमेटली जो GERD वाले लोग हैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो एक कंडीशन डेवलप करते हैं जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, जो कि कैंसर का सबब भी बन जाता है कल को। तो ये जो एडिनोकार्सिनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ईसोफेगस का, यानी खुराक की नाली का, कभी कभी जब डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है अनट्रीटेड तरीके से, तो ये अल्टीमेटली जो है कैंसर्स में भी एंड करती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टाइमली इसको डायग्नोस करें। इलाज बहुत आसान है। इलाज जो है वो आम ओवर द काउंटर मेडिकेशंस भी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन समटाइम्स जिस तरह मैंने बताया कि खुराक की नाली के अंदर एक पैच बन जाता है जिसको हम बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, तो उसकी सर्विलेंस बड़ी ज़रूरी है। सर्विलेंस का मतलब है कि डिज़ीज़ की मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। तो व्हेन वी मॉनिटर अ डिज़ीज़, तो उसके बाद फिर हम जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या जो ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां हैं, जिसमें कैंसर एक जो है उसकी बीमारी है, उससे हम बच जाते हैं। इसी में आपने बात की कि अक्सर हमें रात को महसूस होता है तेज़ाबियत, आई थिंक एक सही वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वो किस रीज़न की वजह से फ़ील होता है? मे बी शायद लेट नाइट जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसकी वजह से। तो फिर आपकी नौयत अक्सर होती है कि आपको वॉमिट फ़ील हो रही है, बर्निंग फ़ील हो रही है, हेडेक फ़ील हो रहा है। ये इसके पीछे क्या रीज़न है? अच्छा, अगर हम एटियोलॉजी की बात करें एसिड पेप्टिक डिजीज़ या GERD की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह आपने भी एक बताया कि लेट नाइट मील्स जो हैं वो हम कंज्यूम करते हैं और एक्टिविटी के बगैर सो जाते हैं। मतलब एक फुल स्टमक के साथ जब आप सो जाएंगे तो स्टमक के पास वो डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी जो है वो उसकी कम होती रहेगी। वो टाइम जो रिक्वायर्ड है खाने को डाइजेस्ट करके, कंट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के बाद, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पास आउट करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट करने का, ऑब्वियसली जब हम लेट नाइट मील्स के साथ सो जाते हैं तो वो टाइम तो कम हो जाता है। तो उसकी वजह से वो जो GERD वाला एक फ्रैक्शन है, जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, एक वॉल्व लगा होता है जो खुराक की नाली के आखिरी हिस्से में और मैदे से उससे अलहदा करता है, तो उसकी जो कॉम्पिटेंस है वो कम हो जाती है। उसको हम लैक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। उस वॉल्व का एक फंक्शन है कि वो खाने को रिफ्लक्स होने से रोकता है,
तो ये जो हमारे डाइटरी रूटीन्स हैं ये उस वॉल्व को इनकॉम्पिटेंट बना के वो रिफ्लक्स वाले सारे सिम्टम्स आते रहते हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट लेट नाइट मील्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मील दैट वी टेक. जो मील कंटेंट है वो भी मैटर करता है. अब जब फास्ट फूड और बाकी सारी चीज़ें रात को लेट नाइट खाई जाती हैं तो ऑब्वियसली वो दे यूजली टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट, तो उनको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता. तो वो जो एक कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो जो चलता है, जब उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा और फ़ौरन एक पेशेंट जो है वो फ्लैट लेट जाएगा तो उसकी वजह से रिफ्लक्स जो है वो बहुत बॉदरिंग होता है. समटाइम्स देयर सम डिजीज़ प्रोसेसेस एज वेल जो कि बेस लाइन पे अफेक्ट कर रहे होते हैं. बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें गैस्ट्रोपैथी इज़ अ टर्म दैट वी यूज़. गैस्ट्रोपैथी का सिंपल मतलब ये है कि जो खाने की जो डाइजेशन है वो वैसे ही उन लोगों में डिलेड होती है. तो जब इस तरह के लोग भी जब ये इस तरह के खाने जो प्रोटीनेशियस डाइट्स हैं और जो आप आम ज़ुबान में कह सकते हैं स्पाइसी मील्स हैं, जब वो लेके जो है वो लेट जाते हैं फ़ौरन, तो उनमें भी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो बड़ा लेट हो जाता है और उनमें ये जो रिफ्लक्स डिसीज़ है या जो तेज़ाबियत या जो मैदे की जलन और बर्निंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. ऐसे सारे लोगों को जो है अपने आप को इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक प्रोसेस बड़े लंबे अरसे के लिए चलता है तो अल्टीमेटली इट गिव्स राइज टू अदर प्रॉब्लम्स, जिस तरह मैदे का अल्सर या सिंपली मैदे में गैस्ट्रिक इरोजन्स वगैरह तो ज़रूर बन जाती. अब अल्सर इफ़ नॉट प्रॉपर्ली डायग्नोज्ड या प्रॉपर्ली ट्रीटेड तो इसकी आगे बहुत सारी वर्स. मैनिफेस्टेशंस हैं. समटाइम्स ऐसे लोग हमारे पास खून की उल्टी के साथ आते हैं या ब्लैक कलर के मोशंस के साथ आते हैं. एट दैट स्टेज ट्रीटिंग एन अल्सर बिकम्स डिफ़िकल्ट और राइट. समटाइम्स अल्सरेटिव ब्लीड जो है वो आपको ब्लड प्रेशर का लो होना और इस तरह की चीज़ों में भी ले जाती है. So it is very injurious if you don't get it diagnosed on the right time. That's the main thing. अच्छा, इसके बाद मेरा एक बहुत important question here is कि आपने बात की खाने की, कि हम fizzy drinks ले रहे होते हैं या जंक फूड का इंटेक कर रहे होते हैं तो it's hard for the digestion. So इसमें मेरा सवाल ये कि ऐसे काफ़ी फूड जो है इंटेक जो हम करते हैं जो वैसे हेल्दी है लेकिन शायद हमारे स्टमक के लिए ठीक नहीं है. और एक तो ये मेरा आपसे सवाल है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके स्टमक के लिए हार्मफुल हो सकते हैं वैसे चाहे वो हेल्दी हो, और दूसरा ऐसा कौन सा फूड इनटेक है जो हमें हेल्दी स्टमक के लिए लेना चाहिए. फर्स्ट पार्ट है हेल्दी फूड. हम ताकत मुरक्कन ग़िज़ाएँ जिसको कहते हैं आम फहम ज़ुबान में, जिसमें सारे वो फैटी फूड्स और ऑयली फूड्स जो हैं जो कि कभी कभी डीप फ्राइड खानों की सूरत में आते हैं, कभी वो संडे के नाश्ते की सूरत में आते हैं, कभी वो देसी घी और बाकी सारी चीज़ें. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट कि देसी घी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन हम जब तवातर के साथ और बहुत रेगुलरिटी के साथ और कंसेक्यूटिव सेशंस में ये सारे खाने ले रहे होते हैं तो देयर इज़ अ कंडीशन दैट वी डेवलप जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं. आम फहम ज़ुबान में आजकल जिगर पे चर्बी का हो जाना या जिगर का बढ़ जाना, बहुत सारे लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं. अब ये वो लोग हैं जो कि खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते. इनके जो लिवर सेल्स हैं वो फैट सेल से रिप्लेस होते चले जाते हैं. तो अल्टीमेटली लिवर जो है जिसका एक बड़ा सेंट्रल रोल है डाइजेशन के अंदर, जब वो पूरा नहीं कर पाता तो खाने के अंदर से जो ताकत है या जो ग़िज़ाइयत है या जो आपकी प्रोटीन कंटेंट है जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है वो आप खाने में से डिराइव नहीं कर पाते. अल्टीमेटली ये जो फैट सेल्स हैं ये लिवर के सिरोसिस तक भी ले जाते हैं. ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं लिवर में, एंड व्हेन दिस प्रोसेस गोज़ ऑन तो फिर ये जिगर के सिकुड़ने के लिए और जो जो सारे मसले हमें हेपेटाइटिस के एंड स्टेज पे होते हैं, जिसमें जिगर का सिकुड़ जाना, पेट में पानी पड़ जाना और बहुत सारी और चीज़ें, वो सारी ये फैटी लिवर की परसिस्टेंस यानी 10-15 साल के बाद एक फैटी लिवर वाला एक जो मरीज़ है वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिलिनिएट वो खाने जो कि हमारे लिए हेल्दी हैं, लेकिन वो खाने अल्टीमेटली जो आपकी शायद कम एक्टिविटी की वजह से या किसी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको नैश या फैटी लिवर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो वी शुड अवॉइड देम. अब ये खाने कौन कौन से होंगे? ज़ाहिर है जिसका ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा. और फिर एक एक टर्म हम यूज़ करते हैं बेसल एनर्जी एक्सपेंडिचर, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट. वो लोग जो बड़े हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, जो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और जो बड़ा टाइम जिम में गुजारते हैं या वॉक करते हैं और जो बड़े एक्टिव हैं, जिनकी कोई लॉन्ग आवर्स नहीं है सिटिंग वाले, आम तौर पे वो लोग हर चीज़ को मेटाबोलाइज कर लेते हैं. वो अपनी कैलोरीज़ का ख्याल रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर दे बर्न आउट दोज कैलोरीज एज वेल. लेकिन जब हम कंज्यूम करते चले जाते हैं और पाइल अप करते चले जाते हैं तो लिवर लाइक मेनी अदर ऑर्गन्स जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो डिपॉजिट होता चला जाता है. लेयर तो द एडवाइस इज़ कि येस, वो हेल्दी फूड्स जो कि हमारा एक वो साउथ एशियन पंजाबी कल्चर है कि जिसमें ताकत बहुत ज़्यादा है और जो ऑयली फूड्स हैं वी कैन कंज्यूम देम, लेकिन उसके साथ हमारी एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जो फैट कंटेंट है फूड का वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए.
3 चीज़ें हैं जो हम लोगों को आमतौर पे मना करते हैं आजकल, मैदा, चीनी और नमक। जितना आप इससे कम रहेंगे, दूर रहेंगे, उतना ही आपके लिवर के लिए और आपके मैदे के लिए जो है वो मुफ़ीद होगा। बेहतर है। फिर हमने देखा जो जो एरियाज़ हैं लाइक वो बेल्ट्स जहाँ पे हम बीफ बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं या मटन जो है उसकी बहुत एक्सेस है, वहाँ पे कुछ कैंसर्स हैं, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास जो हैं, उनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि फ़ाइबर जो है वो अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फ़ाइबर का जो कंटेंट है वो बहुत हद तक डिफ़ाइन करेगा कि आप खाने को डाइजेस्ट किस तरह कर रहे हैं और उसके टॉक्सिन्स जो हैं उसको एलिमिनेट किस हद तक कर पा रहे हैं। फिर जो स्मोक्ड फूड है या फ्रोज़न फूड है, वो हेल्थ के लिए बहुत डिटीरियोरेटिव है, प्रो डायबिटिक भी है और वो बहुत ज़्यादा और भी मुज़र असरात उसके हैं। तो जो हेल्दी डाइट है वो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हाई फाइबर इनटेक है, होल ग्रेन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैदे के लिए बहुत मुफीद हैं। फ्रोज़न फूड, अनहेल्दी अनफ्रेश फूड, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें कम से कम और अपने मैदे को लिए को जो बचा के रखना इनटेक चाहिए उसकी इनसे। कम करनी चाहिए। हम्म। ठीक है। सो इससे ही अगला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है, हाउ इट डज इम्पैक्ट अ वुमेन एंड अ मेल, दोनों में इनके इम्पैक्ट सेम है या डिफरेंट है? स्पीकिंग अबाउट हेपेटाइटिस और उसके इंसिडेंट्स और बाकी चीज़ों में, तो मेल्स में उसका इंसिडेंस ज़्यादा है एंड स्पेशली द सीजन दैट वी हैव जस्ट पास्ट, पीले यरकान की शरह जो है वो भी ज़्यादा है। लेकिन जब हम फीमेल्स में बात करें तो इट्स प्रेगनेंसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। प्रेगनेंसी के अंदर लिवर की और मैदे की कुछ बीमारियां हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, ख़ास तौर पे जो प्राइमरी ग्रेविडास हैं, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनमें वॉमिटिंग वाला एक जो मामला है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो एक एक्सेस ऑफ वॉमिटिंग है उससे उनकी ओरल इनटेक और वेट गेन करने में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये हम उसको कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग इसमें हैं जो कि पहले से ही मैदे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और फिर प्रेगनेंसी जो कि उसके अंदर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं मैदे के अंदर, जिसकी वजह से वॉमिटिंग जो है वो इश्यू हो जाती है और खाना-पीना जो है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। Another disease that we so commonly use is इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो आंखों के पीलेपन के साथ और इचिंग के साथ और ना खाने पीने की वजह से और एलएफटीज डिरेंज होने की वजह से आते हैं। तो उनमें ये इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी है जिसमें लिवर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। देन हेपेटाइटिस की हमने बात की थी, तो हेपेटाइटिस ई ख़ास तौर पे जो पीला यरकान है, उसकी जो मोर्टेलिटी है वैसे तो 0.3 टू 0.7% है, यानी उसकी वजह से जो अमवात की शरह है वो बहुत कम है। लेकिन प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे उसकी वजह से जो मोर्टेलिटी है वो 25% ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज हो जाती यानी है। 1 इन 4 प्रेग्नेंट फीमेल्स हु सफ़र फ्रॉम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या पीला यरकान जो है, उन सबको मतलब डर होता है कि वो जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर ही जो है उन मोर्टेलिटी जो है उनकी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोविज़न ऑफ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपकी डाइट है वो बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। ओबेसिटी कहीं पे भी हो, मेल्स या फीमेल्स में, दोनों में बहुत सारी मैदे की और जिगर की बीमारियों की वजह बनती है। नैश इज़ वन एग्जांपल, NASH या NAFLD। तो बेसिकली मेल्स और फीमेल्स में जो दोनों फ़र्क है वो अगेन आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का ही है, वरना डिजीज़ेज़ आर नॉट वेरी डिफरेंट। कुछ डिजीज़ेज़ प्रेगनेंसी की वजह से डिफ़र करती हैं, इम्पैक्ट डिफरेंट है, लेकिन हाँ, उसका बट वो जो है वो अदरवाइज डिफरेंट है। मोर और लेस इट्स द सेम। अच्छा, इसके अलावा देयर इज़ दिस वन टर्म ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा आजकल आम है या सुनी जा रही है। हुँ, इज़ दिस क्योरेबल और व्हाई इज़ दिस गेटिंग वेरी कॉमन? हुँ। ग्लूटेन सेंसिटिविटी इज़ समथिंग दैट वी वेरी कॉमनली रिलेट, और बहुत सारे लोग हैं सीलिएक डिज़ीज़ के साथ जो हमारे पास आते हैं। राइट। ग्लूटेन गंदम के अंदर जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारे इंटेस्टाइन का हिस्सा ड्यूडेनम जो पहला हिस्सा है वो उसको डाइजेस्ट करता है। लेकिन समटाइम्स एक डिज़ीज़ प्रोसेस जिसको हम सीलिएक डिज़ीज़ कहते हैं, वहाँ पे विलस एट्रोफी की वजह से हम गंदम को सही तरह से डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी खो देते हैं। इसका जो रिज़ल्ट है वो पेशेंट्स प्रेज़ेंट करते हैं हमारे पास बहुत यंग एज में डायरिया के साथ या फेलियर टू थ्राइव के साथ, या उनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती, स्टंटेड ग्रोथ होती है उनके अंदर। दे आर नॉट एबल टू अचीव देयर हाइट और देयर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स,
और इन सब चीज़ों की वजह से जब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो फिर हम टेस्ट करके पता लगाते हैं कि ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी तो नहीं है इनको। अब ग्लूटेन सेंसिटिविटी जो है इट्स अ प्रोसेस दैट हैज़ बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अब इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। उसकी एक वजह ये भी है कि अब अच्छे टेस्ट अवेलेबल हैं उसको टेस्ट करने के लिए। आज से पहले कुछ साल पहले शायद बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एंडोस्कोपी के साथ बायोप्सीज़ और जो टीटीजी लेवल्स हैं वो इतने नहीं करवाए जाते थे। इट वाज़ यूजुअली मिसडायग्नोस्ड और फिर वो जो ग्रोथ ना होने की वजह वो बड़ी लेट पता लगती थी। अब जब टेस्ट हैं तो उसको बड़ा आसानी से पता लगा लिया जाता है। एंड स्पीकिंग अबाउट क्योर, तो 100% क्योर शायद गंदम के साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्लूटेन को अवॉइड करके, ग्लूटेन रिस्ट्रिक्शन करके, रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो देके, एंड देयर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट जो ग्लूटेन फ्री हैं। तो ग्लूटेन सेंसिटिव लोग जो हैं वो आटा इस तरह का इस्तेमाल करते हैं जिसमें गंदम ना हो, जौ का आटा और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। फिर वो ग्लूटेन डाइट्स जो हैं, ये जो बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स हैं बहुत सारे, वो यूज़ कर लेते हैं। तो गंदम से अवॉइड करके या ग्लूटेन रिस्ट्रिक्शन करा के इन लोगों को 100% क्योर किया जाता है। लेकिन सर्विलेंस इन लोगों में भी बहुत ज़रूरी है, कि सर्विलेंस से मुराद ये है कि ये लोग कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करते हैं। EATL इज़ वन डिज़ीज़ दैट दे सफ़र फ्रॉम एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिज़ीज़, इट्स अ वेरी डिज़ीज़ विद हाई मोबिलिटी। तो इनकी सर्विलेंस जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जाती है ताकि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वो एक्सपीरियंस ना करें। ठीक है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ट्रेंड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, विच इज़ नोन फॉर अ गुड हेल्दी डाइजेस्टिंग सिस्टम। सो इस पे व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट तो हमारे मज़हब में बहुत पहले से है। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या हम इसको थोड़ा-सा बेहतर कर लें तो रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं, तो उसके भी बहुत सारे अच्छे इम्पैक्ट्स आते हैं हमारे ऊपर। एक वो जो प्रोलॉन्ग्ड या इंटरमिटेंट फास्टिंग जब हम करते हैं, जब हम अवॉइड करते हैं ऐसी सारी चीज़ें अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए या अपनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को बेहतर करने के लिए, तो उसके इफ़ेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं। लोग पोर्शंस में मील्स लेते हैं, दे कैलकुलेट कि उनको कार्ब्स कितने चाहिए, उनको फैट्स और प्रोटीन कंटेंट उनके खाने का कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी नीड्स। तो जब हम 15 टू 20% कार्ब्स और 40-50% प्रोटीन डाइट और फिर 15 टू 20% फैट डाइट के ऊपर जाते हैं, तो उसके जो है बड़े बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, दे डू रिपोर्ट कि उन्होंने बड़ा अच्छा वेट लॉस किया है, एंड दिस इज़ प्योर वेट लॉस, जो कि फैट वो लूज़ करते हैं मसल मास लूज़ किए बगैर। एंड दैट्स द मॉडर्न ट्रेंड, कि आप वज़न लूज़ करें लेकिन आप कमज़ोरी की तरफ ना जाएँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ बहुत सारे जो अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, उनके अंदर आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मसले हल हो जाते हैं। IBS के बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। उनके वो जो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन वाले हैबिट्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। एंड देन इन एवरी डिज़ीज़, स्पेशली इन डायबिटीज़ जो है, जब हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि जी आपने स्मॉल कंटेंट में मील्स लेने हैं और फिर उसके साथ आपकी एक्सरसाइज की हैबिट्स जो हैं वो बड़े अच्छे होने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। लास्टली कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, कि हाउ कैन वी हैव अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अ मैसेज फॉर आवर यूथ? हम्म। देखिए, ट्रेंड्स हैव चेंज्ड ना। आज से 15-20 साल पहले शायद इस तरह के फूड डिलीवरी सिस्टम्स नहीं थे जो आपको रात को जो है फास्ट फूड और जंक फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द बेसिक थिंग, कि लेट नाइट जागना इज़ डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, और फिर लेट नाइट जाग के जब आप मील कंज्यूम करते हैं और वो मील जो है उसका कंटेंट जो है वो जंक फूड और फास्ट फूड पर जो है मबनी होता है, तो उसके ऊपर जो है फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। अब व्हेन वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फूड प्रॉपर्ली, तो उसका जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो हमें नहीं मिलेगी। रिक्वायरमेंट प्रोटीन की सूरत में, रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड्स की सूरत में, रिक्वायरमेंट जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें हम अक्सर डेफिशिएंट होते चले जाते हैं। तो द एडवाइस इज़ कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल परस्यू करना है। ये जो डिजिटल किस्म की ज़िंदगी आ गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूसेज है, जो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ को, आउटडोर वॉक को या जिम के टाइम को, उसको इनहिबिट करना है। ऐसी कोई भी जॉब जो आपको बहुत लंबे अरसे के लिए स्क्रीन के आगे या स्क्रीन के बगैर भी बिठा देती है, उसमें आपको बीच में ब्रेक ज़रूर लेनी चाहिए। ये 5 वक़्त की नमाज़ का एक कॉन्सेप्ट जो है ये कभी-कभी हेल्प करता है। कभी-कभी हम लोगों को सिंपली ये एडवाइस करते हैं कि आप एक दूर वाली मस्जिद रख लें, जहाँ पे जाके आप नमाज़ पढ़ें, ताकि बीच में आपकी थोड़ी बहुत वॉक जो है वो होती रहे। तो इट्स द एबिलिटी टू डाइजेस्ट द फूड। अगर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक है, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको ठीक रखने के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है, एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स पर डे 5 डेज़ अ वीक जो है वो एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका जो कंटेंट है फूड का,
उसके अंदर ये जो प्रोसेस्ड फूड और फ्रोज़न फूड की मिकदार ज़्यादा होती चली जा रही है। ख़ास तौर पे वी सी चिल्ड्रन जो लंच बॉक्सेस में जो है वो नगेट्स और इस तरह की फ्रोज़न फूड जो है प्रोसेस्ड वो लेके फूड चले जाते हैं। लंच में। तो उस उनका सारा जो सुबह 8 बजे से 2 बजे का टाइम है वो सारा उसके ऊपर ही डिपेंड करता है और वही गुज़ारते हैं। तो वो जो है वो कल को उनकी ओबेसिटी के लिए और उनकी डायबिटीज़ के लिए इतना अच्छा नहीं है। एंड इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस ख़ास तौर पे यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वी हैव सीन कि जो 17 से 37 ईयर की एज ब्रैकेट है, यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो शायद नंबर 1 या नंबर 2 पे है इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़। तो यहाँ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं जो कि हमें वी नीड टू लुक इनटू, जिसमें प्रोसेस्ड फूड और ये जो जंक फूड और फास्ट फूड है ये हमें अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पोर्शन डाइट और स्ट्रेस का जो है कोई सद्भाव करना। जब हम वेस्ट का एक लाइफस्टाइल देखते हैं ना तो वहाँ पे हम 5 दिन काम और 2 दिन जो है वो एक रिलैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट है विच मे नॉट बी एक्सेप्टेबल सोशली, सोशल नॉर्म्स हमारे शायद इस तरह के नहीं है। लेकिन जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं तो वो जो एक संडे का दिन होता है वो भी शायद थोड़े पेंडिंग कामों में गुजर जाता है। तो वो जो एक रिलैक्सेशन या फिजिकल एक्टिविटी वाला एक कॉम्पोनेंट है जो हमारे लाइफस्टाइल में ख़त्म होता जा रहा है, मेरा ख्याल है अगर हम उसको इन्हांस करें तो ये ओबेसिटी और जितने भी टॉक्सिक हैबिट्स हैं हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं। तो दैट्स द वे टू गो। स्ट्रेस का कम होना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जो है, ये 3 एडवाइस हैं जो कि हम अपने यंगस्टर्स को दे सकते हैं। Thank you so much, Dr. Saab, for being here and for such an insightful conversation. So I hope कि हमारी conversation से आपकी बहुत ज़्यादा learning हुई हो। अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और मेक श्योर कि आप अपना स्लीपिंग साइकिल जो है वो परफेक्ट रखें। अपने 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लें जो हमारा परफेक्ट टाइम होता है। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।